तो हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी आई होप आप सभी लोग की बहुत अच्छी रही होगी हमारे सारथी बैच के साथ और टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल के साथ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस। ऑलरेडी स्टार्ट तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं अभी गोरखपुर में नहीं था, अभी मैं गोरखपुर में आया हूँ, तो मेरी जो क्लासेस हैं वो अभी स्टार्ट हो रही हैं। बाकी की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी आपके ऐप पे चल रही थी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेकेंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक प्रबंधन। यानी आपके व्यवसाय में कैसे प्रबंधन किया जाएगा, आपके बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज दैट कि आप इस सब्जेक्ट को पहले देख चुके हो अपने क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में। आपका क्लास 12th का जो बिजनेस स्टडीज था उसमें मैनेजमेंट पूरा दिया हुआ था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। काफी हद तक उससे मिलता जुलता कंटेंट यहाँ पे आपको दिखने वाला है, लेकिन कुछ चीजें आपको अलग भी देखने को मिल सकती हैं। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये मैनेजमेंट होता क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? कोई बताना चाहेगा? अगर कोई ऑनलाइन का स्टूडेंट बताना चाहे कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं और मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? दो प्रश्न है आपसे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कि आप मैनेजमेंट से क्या समझते हैं और मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है, क्यों लोग आज हर जगह मैनेजमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा तकनीक है जिसके जरिए हम किसी भी काम को सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। और वहीं मैनेजमेंट ना हो तो कोई भी काम हैपहजार्ड हो जाता है, कोई भी काम सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो मैनेजमेंट ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन योर वर्क। जब भी आप किसी चीज में मैनेजमेंट यानी प्रबंधन लगा देते हो तो आप उस चीज में कुशल हो जाते हो, आप उस चीज में अच्छे से काम कर पाते हो। सो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में भी एप्लीकेबल है। जैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे आपको अपने प्लान्स को अरेंज करना पड़ता है कि भाई मुझे कोचिंग जाना है, कोचिंग के बाद मुझे कहीं और जाना है, so मेरे बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो आप उसको पूरा एक शेड्यूल बनाते हो कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। और वहीं अगर आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी लाइफ की वॉट लग जाती है, आपके लाइफ में आप डिप्रेशन फील करते हो, स्ट्रेस फील करते हो कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, सो मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा गया कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एंड यूबिक्विटस। मतलब मैनेजमेंट कोई एक व्यक्ति, किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, यानी कि ये हर जगह मौजूद है, चाहे इवन ह्यूमन की लाइफ ही क्यों ना हो। एनी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब बिना मैनेजमेंट को अप्लाई किए हुए कोई भी इंसान अपनी गतिविधियां जो आप अपने दैनिक जीवन में कर रहे हो उसको आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। Whether it is in a school, club, टेम्पल और हॉस्पिटल और इन अ बैंक, बिजनेस और फैक्ट्री। ऐसा नहीं कि आपका जो मैनेजमेंट है वो केवल बिजनेस में ही होता है। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के लाइफ में, जो स्टूडेंट स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, उसके लाइफ में भी मैनेजमेंट होता है, क्लब में भी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, टेम्पल, मंदिर में भी मैनेजमेंट होता है। आपने देखा होगा मंदिर में पुजारी का एक समय है कि कब भगवान को भोग लगाना है, ठीक है, कब दिया जलाना है, ठीक है, कैसे मंदिर की सफाई करनी है, मंदिर स्वच्छ दिखे। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में भी प्रॉपर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट बना हुआ है कि आंख के डॉक्टर हैं, ये हार्ट के डॉक्टर हैं, ये बोन के डॉक्टर हैं। ठीक है, बैंक, बैंक में तो मैनेजमेंट है ही भाई। बैंक में कैश कलेक्ट करना, कैश प्रोवाइड करना, ठीक है, इसके अलावा आपको अकाउंट ओपन करना, ठीक है, केवाईसी करना। फिर बैंक मैनेजर होता है जो इन सारी चीजों को मैनेज करने का काम करता है, बैंक को सुपरवाइज करने का काम करता है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कोई एक बिजनेस तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे आप क्लब में हो, टेम्पल में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, बिजनेस में हो या फैक्ट्री में हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। In fact, management is the most important subject because it is related with the
डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर अचीवमेंट्स। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण सब विषय है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हमें सबसे पहले बताता है कि आपको कुछ भी करना है अगर, तो सबसे पहले एक उद्देश्य तय करिए, एक ऑब्जेक्टिव सेट करिए, दैट आई हैव टू अचीव दिस, आई हैव टू अचीव दैट। ठीक है, पहले का ऑब्जेक्टिव सेट करिए एंड देन मैनेजमेंट की मदद से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करिए, मतलब उस गोल को, उस उद्देश्य को आप प्राप्त करिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी साहब कहते हैं मैनेजमेंट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट सबटल ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। पीटर एफ ड्रकर साहब कहते हैं मैनेजमेंट इज द डायनामिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, विदाउट हिज लीडरशिप द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड नेवर बिकम प्रोडक्शन। क्या बात कही गई है भाई, दोनों लोगों ने क्या जबरदस्त बात कही है। हमारे जॉर्ज आर टेरी साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और ये केवल फैक्ट्री और बिजनेस तक सीमित नहीं है। मैनेजमेंट सभी मानवीय गतिविधियों में, सभी ह्यूमन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। पीटर एफ ड्रकर साहब वहां पे कहते हैं कि मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि बदलते हुए इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को बदलना है। डायनेमिक लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस को बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ, बदलते हुए चीजों के साथ बदलना सिखाता है मैनेजमेंट। दूसरा, अगर मैनेजमेंट ना हो तो बिना मैनेजमेंट के जो आपके कंपनी में मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो मटेरियल रिसोर्सेज ही रह जाएंगे, कभी उनसे प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स मैनेजमेंट आपके रिसोर्सेज से कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, ये आपको सिखाता है। अगर मैनेजमेंट ना हो तो आप मटेरियल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी डिफिनेशन दोनों लोगों ने दी। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट हैं। सबसे पहले हमारे थियो हैमंड साहब का कंसेप्ट है। क्या नाम है इनका? थियो हैमंड्स। थियो हैमंड साहब का कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि देखो, मैनेजमेंट को हम तीन तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे? मैनेजमेंट को हम तीन दृष्टिकोण से देखेंगे। मैनेजमेंट को हम एज अ नाउन देखेंगे, मैनेजमेंट को हम एज अ डिसिप्लिन देखेंगे, और मैनेजमेंट को हम एज अ प्रोसेस देखेंगे। मतलब इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को हम तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट कोई एक गतिविधि तक ही नहीं है, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया भी है, मैनेजमेंट एक नाउन भी है। नाउन मतलब वो संज्ञा मत समझ लेना, नहीं, तो वो संज्ञा मत समझ लेना। ठीक है, हिंदी में संज्ञा लिखा है लेकिन यहाँ पे संज्ञा नहीं, इसका मतलब कुछ और अभी हम बताएंगे। और मैनेजमेंट को हम एज अ डिसिप्लिन भी देख सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट को हम तीन अप्रोच से देख सकते हैं, एज अ नाउन, एज अ डिसिप्लिन और एज अ प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला मैनेजमेंट एज अ नाउन, जो कि आपका क्वेरी भी था कि सर प्रबंधन संज्ञा कैसे है, सर ये मैनेजमेंट में ग्रामर कैसे आ गया, ये नाउन कैसे आ गया। देखते हैं नाउन। Firstly, as a noun, management is often used in referring to the group of managerial personnel of an enterprise. मतलब मैनेजमेंट एज अ नाउन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक इंसान काफी नहीं होता है, हमें ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए होते हैं। सो जो ग्रुप ऑफ पर्सन हमें रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। मैनेजमेंट एज अ नाउन। The managerial group includes all those who have supervisory responsibility over others and the chief executive of the enterprise. Thus, all the persons in an industrial enterprise, from the managing director or the general manager to the first line of supervisor, fall under the category of management. मतलब ये कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट में देयर आर सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं। जैसे उत्पादन करना, प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा आपका सेल्स एक एक्टिविटी है, सेल्स का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना होता है हर एक चीज का। फाइनेंस एक एक्टिविटी है। सो मैनेजमेंट एक इंसान अकेले नहीं कर सकता, हमें इवन अपने संगठन में अलग अलग विभाग बनाने पड़ते हैं और उस विभाग में अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है जो उस विभागीय कार्यवाही को देखते हैं। अब यहां पे समझिएगा मैनेजमेंट को एज अ नाउन क्यों कहा गया, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किया जाता है और इसमें कौन आएगा? टॉप लेवल का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो भी आएंगे, और
मिडिल लेवल के लोग भी आएंगे और लोअर लेवल के लोग भी आएंगे, मतलब ये सभी लोग मैनेजमेंट में आ जाएंगे। नाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, प्रबंधन प्रक्रिया कैसे है? तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, कि मैनेजमेंट की 5 एक्टिविटीज होती हैं, 5 स्टेप्स भी आप कह सकते होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। उसके बाद उस काम को करने के लिए हमें जो संसाधनों की जरूरत होती है उनको हम इकट्ठा करते हैं, विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो हम सबसे पहले क्या किए? सोचे। सोचने का मतलब प्लानिंग, सोचने और एक योजना बनाए। उस योजना के लिए हमें कुछ संसाधन चाहिए थे, संसाधन का जुगाड़ हमने कहां किया? ऑर्गेनाइजिंग में। मटेरियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी आपको चाहिए। फिर आप स्टाफिंग करोगे। क्या करोगे? स्टाफिंग, क्योंकि आप काम अकेले तो कर नहीं पाओगे, यू नीड पीपल्स। तो आप लोगों को अपॉइंट करोगे, लोगों की नियुक्तिकरण करोगे, एंड उसके बाद आप डायरेक्टिंग करोगे, मतलब लोगों को बताओगे, समझाओगे, क्योंकि वो आपकी कंपनी में है तो उनको थोड़ा ना पता है काम कैसे करना है, वो तो अपना किताब पढ़ के आए। तो आपको उनको बताना है, समझाना है कि प्रैक्टिकली काम कैसे होता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। उनकी अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको मोटिवेट करना है, गाइड करना है, उनको लीड करना है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। एंड लास्ट में हमने जो प्लानिंग में सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे, हम ये ऑब्जेक्टिव सेट करके चल रहे हैं, क्या कंट्रोलिंग में हम देखेंगे कि क्या हमने वो ऑब्जेक्टिव सेट किया, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या फिर नहीं किया। सो दिस इज कॉल्ड द 5 एक्टिविटीज कह सकते हो, या फिर 5 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। सो मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट कोई एक एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट कोई एक सेट में खत्म होने वाला काम नहीं है। मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। हमें कुछ चरणबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ता है, कुछ चरणों का पालन करते हुए, कुछ स्टेप्स का पालन करते हुए हमें कार्य करना होता है। देखिए, मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वे ऑफ रेफरिंग टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, निर्देशन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण की प्रक्रिया। सो मतलब मैनेजमेंट में हम टोटली देखें, वैसे यहाँ पे तो 6 दे दिया ना, वैसे 5 ही होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब जो गाइडिंग और सुपरवाइजिंग होता है ना, ये दोनों डायरेक्टिंग के अंदर आता है। एंड लास्ट कंट्रोलिंग। अब देखिए, जॉर्ज आर टेरी साहब क्या कहते हैं? जॉर्ज आर टेरी टू हैज डिस्क्राइब्ड मैनेजमेंट एज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से कि जॉर्ज आर टेरी साहब ने मैनेजमेंट के प्रोसेस के कितने स्टेप्स बताए? 4। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब ये स्टाफिंग और डायरेक्टिंग को एक्चुएटिंग में इंक्लूड कर दिए। समझ में आ रहा है? So according to Judge R. Terry, there are 4 steps in management process. Whereas according to the content that we will study in this book, 5 ही steps होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग अप्लाइड टुवर्ड्स द एफर्ट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू यूटिलाइज efficiently the group human efforts, material, machines, methods and money in order to achieve the predetermined objective। मतलब जज आर टेरी साहब ये कह रहे हैं कि हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमंस हैं, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, मटेरियल रिसोर्स हो, उन सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज किया जाए और उनके सभी गतिविधियों को एक सही मार्गदर्शन दिया जाए, जिससे कि हम अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमने पहले से डिसाइड किया हुआ ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग में, उस तक हम पहुंच पाए। तो दिस इज द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस हो गया। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। प्रबंधन अनुशासन कैसे है? डिसिप्लिन कैसे है? वैसे यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? अनुशासन। अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन किसे कहते हैं? वेरी कॉमन वर्ड विच वी ऑफन यूज, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अनुशासन एंड डिसिप्लिन।
व्हाट इज अनुशासन, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप कोई भी काम एक समय निष्ठ तरीके से कर रहे हो, ठीक है, तो डिसिप्लिन कहते हैं। अब देखो डिसिप्लिन एक ऐसा टर्म है ना जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे अभी जिस एज में आप हो उसमें डिसिप्लिन का मतलब मैनर बिहेवियर नहीं आता है। मतलब मैनर बिहेवियर तो इट इज अ वेरी कॉमन थिंग जो एटिकेट के अंदर आता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपका मैनर क्या है, ठीक है। लेकिन डिसिप्लिन में क्या आता है? डिसिप्लिन में आप अपने काम को कितनी शिद्दत से कर रहे हो, कितने टाइमली कंप्लीट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। देखिए, thirdly, sometimes the word management is used to connote neither the activity nor the personnel who exercises, but as a substantive describing the subject, the body of knowledge and practice as a whole, the discipline. Strictly speaking, management is a functional concept and doesn't include the persons who practice management. Persons assuming management functions are usually designated as a management, executive और administrators. क्या कहा गया? कह रहा है कि हम यहाँ पे मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन में हम यहाँ पे इंसानों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? वी आर नॉट कंसीडरिंग, लिखा ना, डज नॉट इंक्लूड द पर्सन हु प्रैक्टिस मैनेजमेंट। जो लोग मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो क्या इंक्लूड कर रहे हैं? उनको तो हम क्या कह रहे हैं कि आप मैनेजमेंट हो, आप एग्जीक्यूटिव हो या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्या कहा? मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है और उस बॉडी ऑफ नॉलेज को सही से सीख के मैनेजमेंट को अप्लाई करना इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है। हाँ, दूसरा कंसेप्ट है हार्बिसन एंड मायर्स कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कौन सा था? थियो हेमन्स कंसेप्ट। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बताइए थियो हेमन कंसेप्ट ने मैनेजमेंट को कितने प्रकार से देखा था? 3। मैनेजमेंट इज अ नाउन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट इज अ नाउन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन। नाउ हार्बिसन एंड मायर्स कंसेप्ट क्या कहता है? इन्होंने कहा कि हम भी मैनेजमेंट को 3 दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन वो दृष्टिकोण थियो हेमन साहब से अलग होगा। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को हम सबसे पहले एक आर्थिक संसाधन यानी एक इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पे देखेंगे, फिर मैनेजमेंट को हम एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी के तौर पे देखेंगे, एंड देन मैनेजमेंट को हम क्लास एंड स्टेटस सिस्टम के तौर पे देखेंगे। तो मतलब इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को हम 3 दृष्टिकोण से देखेंगे जो कि थियो हेमन साहब से बिल्कुल अलग है। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट सबसे पहले एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, फिर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी सिस्टम है, मतलब सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, और फिर मैनेजमेंट एक क्लास एंड स्टेटस सिस्टम है। सबसे पहले हार्बिसन एंड मायर्स पे एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। देखो यहां पे लिखा ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्बिसन एंड मायर्स साहब ने कौन सी बुक लिखी थी। सो हार्बिसन एंड मायर्स साहब ने बुक लिखी थी मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, यानी औद्योगिक जगत में प्रबंधन, इस पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक में, इसी बुक में इन्होंने मैनेजमेंट के ये 3 कंसेप्ट्स दिए थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, थियो हेमन साहब की भी कोई बुक थी क्या? बुक था ना? हाँ हाँ, ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान रखना। थियो हेमन साहब का जो 3 कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, जो मतलब मैनेजमेंट के कंसेप्ट में 3 दृष्टिकोण से मैनेजमेंट को देखते हैं, वो भी इन्होंने एक पुस्तक में लिख रखा है। उसका नाम है प्रोफेशनल मैनेजमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस। और इसी बुक के अंदर इन्होंने मैनेजमेंट को 3 दृष्टिकोण से देखा है, मैनेजमेंट एज अ नाउन, एज अ प्रोसेस और एज अ डिसिप्लिन। याद रखिएगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट थियरी एंड प्रैक्टिस ये थियो हेमन साहब की बुक है, और मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड ये हार्बिसन एंड मायर का बुक है। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने कहा कि हम प्रबंधन को 3 दृष्टिकोण से देखेंगे। सबसे पहला, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन एक आर्थिक संसाधन है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। कैसे भाई? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जस्ट एज लैंड, लेबर, कैपिटल। आपको याद होगा, आपने अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 उत्पादन के कारक होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर गायब है यहाँ पे,
इन्होंने कहा कि हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर में 4 होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। मतलब इन्होंने कहा कि हमारा जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, वो मैनेजमेंट इटसेल्फ होगा। हालांकि एंटरप्रेन्योर भी क्या करता है, मैनेजमेंट ही तो करता है। चलिए देखिए, इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट मैनेजरियल रिसोर्स ऑफ अ फर्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट फर्म। आप सभी को मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और आपके संगठन में मैनेजमेंट कौन करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ह्यूमन रिसोर्स करता है। स्टाफ करते हैं, आपके एम्प्लॉयज करते हैं, आपके मैनेजमेंट के लोग, आपके डायरेक्टर्स करते हैं। सो आपके जो डायरेक्टर्स या फिर जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपके कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, अगर वो शिद्दत से काम करेंगे तो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो सकती है। तो दैट्स वाई हार्बिसन साहब ने इस चीज को अज्यूम किया कि हमारा जो चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो मैनेजमेंट इटसेल्फ है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट, ये याद रखिएगा इकोनॉमिक रिसोर्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, आपको पता है कंपनी में एक सुपीरियर होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है, फिर सबऑर्डिनेट भी किसी का सुपीरियर होता है, उसका भी कोई सबऑर्डिनेट होता है, फिर सुपीरियर का भी कोई सुपीरियर होता है, वो भी किसी का सबऑर्डिनेट होता है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मतलब एक बॉस, एक जूनियर, एक सीनियर, एक जूनियर, एक बॉस, एक एम्प्लॉय, एक सबऑर्डिनेट, ऐसे रिलेशन बनाए जाते हैं ताकि रिपोर्टिंग फिक्स की जा सके, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके कि अगर आपसे गलती हुई है, आपको काम दिया गया था तो आप जवाबदेह होंगे। देखिए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है। इन दिस सेंस मैनेजमेंट इज व्यूड एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। हिस्टोरिकली मैनेजमेंट डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन फिलॉसफी इन विच ओनली some persons at the top level determine the function of all the employees। मतलब अगर हम पहले देखें, ट्रेडिशनली देखें, तो पहले क्या होता था कि टॉप लेवल पे कुछ लोग बैठे होते थे मैनेजमेंट के, जो स्वयं ही सब डिसाइड करते थे कि कंपनी में क्या होगा। लेकिन आज आपकी अथॉरिटी को डेलीगेट किया गया है कि मतलब कुछ डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट लेगा, कुछ मिडिल मैनेजमेंट लेगा, कुछ लोअर मैनेजमेंट लेगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है दे आर ऑलवेज कंसंट्रेटेड टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो आपका शीर्ष प्रबंधन ही लेता है। लेटर ऑन, मतलब बाद में क्या हुआ, मैनेजमेंट डेवलप्ड पैटर्नलिस्टिक अप्रोच बेस्ड ऑन ह्यूमन कंसेप्ट। देयर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट डेवलप्ड इन विच एम्फेसिस वाज लेड ऑन डेफिनिट एंड यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड वर्क प्रोसेस। With the increase in number of educated employees, trend of democratic and participative management came into existence. Modern management is a mixture of all these 4 approaches. अब ध्यान से देखो, अब हम पढ़ेंगे भी ये जो आपके अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, फिर आपका अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, ये हम सब पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कहा गया है, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया गया कि जब मैनेजमेंट का कंसेप्ट शुरू में इवॉल्व हो रहा था तो सबसे पहले मैनेजमेंट में ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा था। इसमें क्या होता था, टॉप लेवल पे कुछ लोग बैठे थे, वो ही सब डिसाइड करते थे। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं भाई, अगर हम ही सब कुछ डिसाइड करेंगे और हम ऐसे बॉस बन के बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। उसमें कहा कि देखो हम डिसाइड तो करेंगे लेकिन आपसे थोड़ा बहुत राय मशवरा भी लेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब वहां पे एक लिमिट था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट डेवलप हुआ। फिर लगा कि इंप्लॉइज बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं तो उनको भी हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में भी उनको अधिकार मिलना चाहिए। तब जाके आया डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। आज केवल डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में नहीं चलता है, इन सबका मिक्सचर चलता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट भी है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट भी है, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल भी है और ऑथोरिटेरियन फिलॉसफी भी है, मतलब ये सब भी है। सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट को सिस्टम ऑफ अथॉरिटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पे अथॉरिटी अलग अलग लोगों के पास डिवाइडेड है। अगला, अ क्लास एंड स्टेटस सिस्टम। सोशियोलॉजिस्ट यानी कि जो समाज शास्त्री होते हैं, perceive management as a class or status system. On this basis, it is assumed that entrance in managerial group depends on more and more education and knowledge rather than on family and political relations. However, nepotism exists everywhere. ध्यान से सुनिएगा, कहा गया है कि आज के समाजशास्त्रियों का ऐसा मानना है
कि मैनेजमेंट में आपके ज्ञान की वैल्यू है, आपके दक्षता, आपके स्किल, आपके एक्सपर्टीज की वैल्यू है। आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फैमिली में कौन है, आपके रिलेशन में कौन है, आपके पॉलिटिकल संबंध कैसे हैं, इट डजंट डिपेंड, कि इससे कोई डिपेंड नहीं करता है कि आप मैनेजमेंट में कहाँ पे पहुंचोगे। सो मैनेजमेंट में आप कहाँ पहुंचोगे, कौन डिसाइड करेगा? आपका एजुकेशन और आपका नॉलेज, आपका फैमिली और आपके पॉलिटिकल रिलेशंस डिसाइड नहीं करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में स्किल की वैल्यू होती है, एजुकेशन और नॉलेज की वैल्यू होती है, rather than योर फैमिली बैकग्राउंड एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो आपके रेफरेंसेस बहुत काम आते हैं। जैसे मान लो मेरे पास बहुत बहुत स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, लेकिन मेरा कोई रेफरेंस नहीं है, तो हो सकता है मुझे सेकंड प्रायोरिटी मिले, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। और जिसके रेफरेंसेस हैं, हो सकता है वो मुझसे कम टैलेंटेड होगा, लेकिन उसके पास रेफरेंस है तो उसको जॉब मिल जाएगी। सो हाउ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज द वे। डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट नॉट इंपॉर्टेंट, कूंज ओडोनल का देख लेते हैं भाई, एफ ड्रकर साहब का हमने ऑलरेडी देख ही लिया था। चलो, कूंज एंड ओडोनल साहब क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज द टास्क ऑफ मैनेजर। मैनेजमेंट किसका टास्क है? मतलब मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? प्रबंधन का कार्य प्रबंधक का है। कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, बहुत टेक्निकल है। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच people working together in groups can perform effectively and efficiently toward the attainment of group goals। हमने आधी बात पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट मैनेजर का टास्क है, जिसमें मैनेजर को क्या करना पड़ता है? एक ऐसा आंतरिक पर्यावरण बनाना है, एक ऐसा कंपनी के अंदर इन्वायरमेंट बनाना है कि जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो सब लोग साथ में मिलकर काम करें, पूरी एफिशिएंसी और पूरी इफेक्टिवनेस के साथ काम करें, ताकि हम अपने ग्रुप गोल्स यानी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर पाए। सिंपल है। सो कूंज एंड ओडोनल साहब ने कहा कि मैनेजमेंट मैनेजर का वो टास्क है जिसमें मैनेजर को ये इंश्योर करना है कि आपको अपने कंपनी के भीतर, अपने संगठन के भीतर एक ऐसा आंतरिक पर्यावरण बनाना है, एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें आपके वर्कर्स, आपके स्टाफ साथ में मिलकर काम करें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि आप अपने संगठन के उद्देश्य यानी ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, चलिए मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या है, प्रबंधन की विशेषताएं क्या है? सबसे पहले प्रबंधन एक प्रक्रिया है। कैसे है भाई मैनेजमेंट प्रोसेस? कैसे है? बिकॉज मैनेजमेंट एक बार में खत्म होने वाला काम नहीं है। मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी साहब ने क्या कहा था, बताओ? उन्होंने कहा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, गाइडिंग और गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। भूलो नहीं बाबू, ठीक है? आपको याद करते हुए चलना है चीजों को, ठीक है? ऑनलाइन वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो पीछे चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको उसको ध्यान से देखना है और याद होते हुए चलना चाहिए। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, कि हमारे पीटर एफ ड्रकर साहब ने मैनेजमेंट के कितने स्टेप्स बताए थे, वो बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट इज एन एंडिएवर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या एक प्रयास है। एंडिएवर मतलब क्या होता है? प्रयास, एक कोशिश है जिससे हम क्या करते हैं, अपने संगठन के पहले से जो डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहले से डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव कब करते हैं हम? वी प्लान एंड एट दैट टाइम ऑफ प्लानिंग हम क्या करते हैं, अपने संगठन के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल सेट करते हैं, और मैनेजमेंट में फिर हम कोशिश करते हैं कि उन गोल्स को हम अचीव कर पाए, पूरा कर पाए। अगला, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक चना अकेले भार नहीं फोड़ सकता है, कहा जाता है ना, वैसे ही एक इंसान अकेले पूरा मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट में एक ग्रुप की, एक समूह की आवश्यकता होती है, ग्रुप एक्टिविटी है। अगला, मैनेजमेंट एम्स एट रीपिंग रिच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक टर्म्स। मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम इकोनॉमिक टर्म्स में अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। मतलब मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है कि अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, अपने कंपनी की मार्केट में पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जाए। मतलब आप पोजीशन, आपकी मार्केट में मजबूत हो, आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़े।
आपकी कंपनी की बैलेंस शीट तगड़ी हो जाए, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है अल्टीमेटली मैनेजमेंट का। आगे, मैनेजमेंट ऑल्सो इंप्लाइज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजमेंट अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करती है ताकि वो काम दूसरों से करा सके। ये मैरी पार्कर फॉलेट साहब का डिफिनेशन है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। पहले के जमाने में यही अप्रोच था ना कि अपना काम कितने अच्छे तरीके से आप दूसरों से करवा लेते हैं, वही मैनेजमेंट कहलाता है। एंड सच में मैनेजमेंट में होता भी ऐसा ही है कि हम अपना काम, जैसे कभी कभी आपका मैनेजर अपना काम आपसे करवाएगा और वो इतने अच्छे तरीके से कराएगा, आप इतने शिद्दत से करोगे कि आपको लगेगा वो आपका ही काम है, बट एक्चुअली यू आर डूइंग द वर्क फॉर द मैनेजर। ऐसे ही आप कंपनी का काम कर रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। हाँ, आपको उस काम का पैसा मिल रहा है, यू आर गेटिंग द सैलरी फॉर दैट वर्क, बट आप ऐसे काम करते हो जिससे लग रहा है कि आपकी ही कंपनी, आप ऐसा काम कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऐसा माइंडसेट आपका बना देता है कि ये कंपनी आपकी है, आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अब कंपनी आगे बढ़ेगी, आप आगे बढ़ोगे, भले आप आगे बढ़ो ना बढ़ो। हाँ, हालांकि आगे बढ़ता है इंसान जब कंपनी आगे बढ़ती है। तो चलिए, तो मैनेजमेंट में वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप कैसे अपना काम दूसरे से कराओ, कंपनी का काम दूसरों से इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से करा पाओ। और देखिए, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड ऑल्सो एन आर्ट। सबको पता है मैनेजमेंट विज्ञान भी है, मैनेजमेंट कला भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। हमने आपको कई बार बोला है कि कॉमर्स में अगर कुछ भी बोला जाए कि आर्ट है कि साइंस है, तो दोनों है, बहुत पे टिक करना है। आगे, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक पेशा भी है, लेकिन मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन। जैसे मैनेजमेंट जैसे आपका कंप्लीट साइंस नहीं है, मैंने आपको बताया भी होगा, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। साइंस किसे कहते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बोल दिया साइंस और आर्ट होता है। साइंस कहते किसे हैं? एनीवन? आप में से कोई जो यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहा है कमेंट बॉक्स में बताएगा व्हाट इज साइंस, विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज आर्ट, आर्ट किसे कहते हैं? कुछ लोग लिखेंगे साइंस सर, साइंस, साइंस मतलब वही साइंस जो हमने क्लास 9-10 में पढ़ा था सर। अरे हम तो 11-12 में भी पढ़ के आए सर, वही साइंस सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। बट एग्जैक्टली द साइंस, मतलब साइंस से आप क्या सीखते हो, ठीक है। फिर आर्ट, कुछ बच्चे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, व्हाट इज आर्ट? कुछ लोग कहेंगे सर आर्ट, आर्ट मतलब वही सर ड्राइंग, वो जो कला हम लोग बनाते हैं, लाल लाल टमाटर बनाते हैं, कितना अच्छा रंगते हैं हम लोग, हाँ, सीनरी बनाते हैं, सूरज उगता हुआ पहाड़ के पीछे से। नहीं नहीं, वो आर्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोग बताइए साइंस और आर्ट क्या होता है। आई होप आपने कमेंट में लिख दिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। साइंस किसे कहते हैं? तो साइंस आपने पढ़ा होगा बचपन में, साइंस का डिफिनेशन अक्सर आपके टीचर्स बताते होंगे। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस आपका वो ज्ञान है जिसको आप सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त करते हो, और साइंस में आप जो भी सीखते हो आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी कर सकते हो। 99.99% चीजें, कुछ चीजें साइंस में भी होती है विच कैन नॉट बी प्रैक्टिकली प्रूव्ड, ठीक है। दूसरी चीज, आर्ट किसे कहते हैं सर? सो आर्ट इज अ थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में आप सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सीखते हो, एंड आर्ट इज अ थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें आप लोगों के सिद्धांत पढ़ते हो, लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, ठीक है। क्या पढ़ते हो? लोगों के सिद्धांत पढ़ते हो, लोगों के प्रिंसिपल्स पढ़ते हो। एंड आर्ट इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में जो व्यक्ति जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ही ज्यादा उसमें रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव होता जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टीचिंग इज एन आर्ट। जैसे लॉयर भी एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट मतलब वो वाला कलाकार नहीं, वो भी अपना आर्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर रहा है, जज को परसुएड कर रहा है अपने फेवर में जजमेंट लेने के लिए, ठीक है। टीचर आपको कंसेप्ट समझा रहा है, वो भी एक आर्ट ही परफॉर्म कर रहा है। डांसर जो डांस कर रहा है वो भी एक आर्ट है। सिंगर वो भी एक आर्ट है। जब आप अपने पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक गाने को 10 बार गाते हो ना, तो जब जैसे आप पहली बार गा रहे थे और जैसे आप 10वीं बार गा रहे थे, जैसे आप 10वीं बार गा रहे थे, उसमें बहुत डिफरेंस होगा, आप बहुत इंप्रूव करोगे। सो आर्ट इज समथिंग विच इज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना ही क्रिएटिव और आप उतना ही अच्छे परफॉर्मर बन जाओगे। सो अब देखो, हमारा जो साइंस है वो पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। मैंने बोला ना 99.99% चीजें हम प्रूव कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बट मैनेजमेंट इज नॉट लाइक दैट। मैनेजमेंट में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो किताबों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं होता है, मतलब आप प्रैक्टिकल दुनिया में उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो।
सो मैनेजमेंट आपका कंप्लीट साइंस नहीं है, इस बात को तो साबित हमने कर दिया। हाँ, साइंस है मैनेजमेंट। कौन सा साइंस है? इन एग्जैक्ट साइंस, आधा अधूरा विज्ञान है। दूसरा, मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट आर्ट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी आप क्या पढ़ते हो? थियरीज पढ़ते हो, अलग अलग लोगों के सिद्धांत। अभी हमने जॉर्ज आर्टरी का थ्योरी पढ़ा, अभी हमने कून्स एंड ओडर्नल का डिफिनेशन पढ़ा, फिर हमने थियो हेमन साहब का कंसेप्ट पढ़ा, फिर हमने हार्बिसन एंड मायर्स का कंसेप्ट पढ़ा। तो मतलब मैनेजमेंट में हम थियरी तो खूब पढ़ते हैं, और मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस से ही आप बेस्ट बनते हो और आपकी क्रिएटिविटी निखरती है। ऐसे जो मैनेजर्स एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना, उनको एम्प्लॉय का दुख दर्द बिना बताए पता चल जाता है। वो ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस से चीजों को देखा है। सो मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट आर्ट बिकॉज जो आर्ट्स की विशेषताएं हैं, जो कला की विशेषताएं, वो सारी विशेषताएं प्रबंधन के अंदर मौजूद है, क्योंकि साइंस की सारी विशेषताएं प्रबंधन के अंदर मौजूद नहीं है। सो मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस, बट मैनेजमेंट इज अ साइंस। विच साइंस? इन एग्जैक्ट साइंस। चलिए, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है, मतलब कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट इज इवॉल्विंग टू बी अ प्रोफेशन, इवॉल्व हो रहा है प्रोफेशन बनने के लिए। अगला, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन उनका होता है, मतलब वो यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। ये भी सही है। सेपरेट आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप, कंपनी में मैनेजमेंट और कंपनी, ये दोनों डिफरेंट डिस्टिंक्ट एंटिटी माने जाते हैं। अगला, मैनेजमेंट इज नीडेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंधन की जरूरत केवल टॉप लेवल पे, केवल शीर्ष प्रबंधन स्तर पे नहीं होती है। प्रबंधन की जरूरत आपके संगठन के हर एक स्तर पे होती है। टॉप लेवल पे भी होती है, मिडिल लेवल पे भी होती है, लोअर लेवल पे भी होती है, शीर्ष स्तर पे भी होती है, मध्यम स्तर पे भी होती है और निम्न स्तर पे भी होती है। तीनों स्तर पे होती है। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस, क्योंकि आज आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और जो भी स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपसे मैं बता दूं कि आपकी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लासेस भी आपके मोहद्दीपुर गोरखपुर में चलती हैं, और आपकी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सारथी बैच आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे अभी चल रहा है। 699 में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिया था उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑफलाइन आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आप डिमांड करने चाहते हो, सो वो भी आप कमेंट में रख सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, एक प्रश्न आएगा बच्चों के लिए कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए? तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपका कंटेंट है। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ते हो, आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हो, आप आगरा यूनिवर्सिटी में हो, आप MSU में हो, ठीक है, या फिर अगर और आप किसी यूनिवर्सिटी में जिसका नाम हमने नहीं लिया है, और आपका सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में है, और एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आपके लिए बैच परफेक्ट है। यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस बैच। और अगर आप गोरखपुर में हो तो आपको ऑफलाइन में विजिट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो।